आईएएस बनना किसी कोचिंग में पॉसिबल नहीं है। कोई कोचिंग ये दावा नहीं कर सकता कि उसने उसको आईएएस बनाया। एक एक मेंटर के पीछे 100 स्टूडेंट को, हम 10 से स्टूडेंट को नहीं डील कर सकते। किसी भी कोचिंग में आप चले जाइए, 50 टीचर नहीं होंगे, लेकिन वो दावा करता है उसके हजारों स्टूडेंट हैं। रवि कौशल सर यूपीएससी कोचिंग से पिछले 15 साल से मेंटर और फैकल्टी के रूप में जुड़े हैं। आज ये कोचिंग इंडस्ट्री के उस एक पहलू को उजागर करेंगे कि पर्दे के पीछे की क्या सच्चाई है और एक स्टूडेंट के तौर पर, एक एस्पिरेंट के तौर पर कोर्स ज्वाइन करने से पहले कौन सी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। आप कब एग्जिट लिए हैं विजन आईएएस? एग्जिट नहीं लिए, एग्जिट किया गया। कितने लोग होंगे ऐसे जो अफेक्टेड होंगे कर्मचारी? विजन की अगर बात करूँ तो कम से कम 40 से 50 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। क्या आपको एडवांस पेमेंट किया गया? 8-9 महीने हो गए टर्मिनेशन के बाद, अभी तक मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं किया है। फिर कंपनी चल कैसे रही है, मुझे ये समझ नहीं। आप तो इनसाइडर है ना बेसिकली। क्या यहाँ पे रियल में एजुकेशन है? तो रवि भाई, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू अनिल भाई। आप विजन आईएएस के ऑफिस के सामने खड़े थे, क्या माजरा है थोड़ा सा, है ना? तसल्ली से बताइए, कोई इशू नहीं, अनफिल्टर्ड है हमारा पॉडकास्ट। मैं ऑडियंस को बता दूं, है ना, एकदम से अनफिल्टर्ड है। जैसे आप मेरा वीडियो देखते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अनिल सर अनफिल्टर्ड के ऊपर, तो पॉडकास्ट भी एकदम से अनफिल्टर्ड है। हमारा कोई सेटिंग नहीं है। ऑडियंस को मैं बता देता हूँ, कहानी मुझे पता है, आपने मुझे बता रखी है, बट ऑडियंस के साथ आप शेयर कीजिए कि एक्चुअली माजरा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विजन आईएएस में काम करता था। विजन आईएएस में मैं 2016 से जुड़ा हुआ था और लगभग वहाँ 10 साल मैंने काम किया। हाँ, एज ए सीनियर एक्सपर्ट, सीनियर मेंटर के तौर पर। आप कब एग्जिट लिए हैं विजन आईएएस से? एग्जिट नहीं लिए, एग्जिट किया गया। ओके। मुझे एक दिन रात में अचानक से मेल आता है कि थैंक यू फॉर योर सर्विस। ह्यूमन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर कंपनी में डाउन साइजिंग हो रहा था, तो उसके बेसिस पे हमें रात में टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, 10 साल की सर्विस के बाद में आदमी एक्सपेक्ट बहुत सारी चीज़ें करके रखता है, लेकिन कंपनी आपकी है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा जो है ना, आपको जो टर्मिनेट किया गया है, आपको अकेले को टर्मिनेट किया गया है? अब क्योंकि 10 साल के बाद में किसी का टर्मिनेशन, क्योंकि ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है कि इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी जो 10 साल तक किसी कंपनी में या एक बड़े ही कोचिंग में, है ना, क्योंकि विजन आईएएस एक बड़ा ब्रांड है, उसमें काम कर रहा है ना, और आपका मल्टीपल पोर्टफोलियो उसमें, है ना, आप मेंटर भी हैं, आप बैकएंड की टीम में एक अच्छी खासी पोजीशन भी आप होल्ड रखते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम लोग कुछ साथ काम भी किए हैं, है ना, तो थोड़ा सा ये नॉलेज होना ऑडियंस को ज़रूरी है बेसिकली, क्योंकि आप गुड ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। तो खैर सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, सिर्फ मुझे ही टर्मिनेट नहीं किया गया, मेरी टीम के बहुत सारे मेंबर्स को टर्मिनेट किया गया। लगभग 20 मेंबर की टीम थी। एक साथ तो 3 लोगों को किया गया था, उसके पहले भी 4-5 लोगों को किया गया, उसके बाद में भी होते रहे टर्मिनेशन। तो पूरी कंपनी के हर डिपार्टमेंट में टर्मिनेशन, ले ऑफ चल रहा था। बहुत बड़े लेवल पर ले ऑफ हुआ है। और उसका कोई रीज़न, ऐसा कोई मिसकंडक्ट या उस तरह का कोई रीज़न नहीं, सिंपल सा ह्यूमन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, डाउन साइजिंग। तो इस बेसिस पे आपने जो शब्द यूज किया है ले ऑफ, है ना, तो ले ऑफ में ये होता है कि कुछ एडवांस पेमेंट होता है, जैसे पॉलिसी डिक्लेयर करनी होती है आपको, है ना। अगर आप लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करते हैं, लेबर लॉज फॉलो करते हैं, तो कोई भी कंपनी करती है, ले ऑफ करती हैं, छंटनी कर्मचारियों की कंपनियां। तो क्या आपका क्या माजरा है? क्योंकि आप जो शब्द यूज कर रहे हैं भारी भरकम, ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है उसमें। क्या आपको एडवांस पेमेंट किया गया उसमें? ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात हो सकती है। एडवांस जैसे आप कह रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। एडवांस तो खैर क्या ही कर सकते हैं। ये 8-9 महीने हो गए टर्मिनेशन के बाद, अभी तक मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं किया इन्होंने। 8-9 महीने। अगस्त 2025 में, 24 अगस्त 2025 को हमें मेल आया था, और उसके 2 दिन बाद नो ड्यूज़ क्लियर करने का मेल आया, मुझे रिसीविंग हुआ, और तब से लेकर आज 9 महीने हो गए, अभी तक हमारा फाइनल सेटलमेंट नहीं किया। और जब टर्मिनेशन हुआ था उस टाइम पे भी 4 से 5 महीने की सैलरी बाकी थी। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है,
वो उस पूरे कंपनी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ है। कोई ऐसा मेरे साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, पर्सनली टारगेट करना मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन वो कैसी कंडीशन बनी, क्या सिचुएशन बनी, वो कभी आज तक कोई नहीं जान पाया, क्यों ऐसा कर रहे हैं। और ना ही वहाँ पे किसी को कुछ बताया जाता है। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अफ़वाहों के तौर पे चलती है। ओके। अफ़वाहें उड़ा दी जाती है, उसको आप इन्फॉर्मेशन समझिए या फिर आप अफ़वाह समझिए। नहीं, आप फिर ये तो चलो ठीक है, आपने बैकग्राउंड बता दिया कि आपको सैलरी पेमेंट नहीं किया गया और ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इल्लीगल तरीके से ले ऑफ हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी इस टाइप से नहीं करती। बट आप जो विजन आईएएस के ऑफिस के सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये क्या है? अब सोचिए अनिल भाई कि मतलब टर्मिनेशन को मैं इलीगल नहीं कह सकता, वो उनका राइट है, किसी भी कंपनी का राइट होता है। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है इनका, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना करना, बार बार मेल मैसेज करने के बाद में उसका कोई रिप्लाई ना करना, और जितने भी लीगल तरीके से डिमांड हो सकती है अपने राइटफुल अर्निंग की, सैलरी की, वेजेस की, उन सब को यूज़ करने के बाद भी आपको कोई कम्युनिकेशन तो नहीं है, कोई आप रिस्पॉन्स कोर्ट नहीं में नहीं गए? जैसे लेबर कोर्ट होते हैं, है ना, हाई कोर्ट होता है, आप जा सकते हैं ना कोर्ट में। बिल्कुल। अब चूंकि जब आप किसी संस्थान में इतने दिनों से जुड़े रहते हैं, 8-10 साल से जुड़े रहते हैं, तो आपका एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसे तुरंत केस कर देना मुझे सही नहीं लगता। लेकिन जब आप हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे हो, हर तरीके की रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप कोई बात नहीं सुन रहे हो, तो केस करना एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो हमने केस किया, लेबर कमिश्नर ऑफिस में हमने केस किया प्रॉपर, और वो केस 23 अक्टूबर 2025 को हमने फाइल किया, टर्मिनेशन के 3-4 महीने के बाद। ओके, ठीक है। मैंने आपकी सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे। एक पॉडकास्ट करने का आपके साथ ये भी रीजन है क्योंकि मैं भी विजन आईएएस का एक्स एम्प्लॉय रहा हूँ। जो आपने बहुत सारे ट्विटर पे भी आप लोग कैंपेन चला रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे भी एक पर्टिकुलर विजन आईएएस फाइल्स के नाम से चैनल बना रखा है आपने। ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी। तो मैंने देखा उसमें मोर देन 100 मेंबर्स हैं आपका, है ना। तो बहुत सारे लोगों को सैलरी नहीं मिली है, तो फिर कंपनी चल कैसे रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप तो इनसाइडर है ना बेसिकली। नहीं, इनसाइडर मैं खुद को नहीं मानता, लेकिन वही जो मैंने कहा आपसे कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जैसी कोई चीज़ नहीं कि प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन आपके साथ प्रॉपर इस्टेब्लिश किया जाए। आज तक वहाँ काम करते हुए भी मुझे नहीं पता चला कि मेरी सैलरी किस तारीख को आएगी, क्यों डिले हो रहा है, किससे डिमांड करनी चाहिए, और उनका जो अश्योरेंस है, जैसे मैं डायरेक्टर सर से बोलता था कि सर 2 महीने हो गए। डायरेक्टर सर? हाँ, डायरेक्टर अजय सर हैं, अजय कुमार सिंह। तो उनसे ही डायरेक्ट बात होती थी, या एचआर को मेल करना, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होती थी उसको मेल मैसेज करना। उनकी तरफ से कभी कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं आया कि क्यों ये डिले हो रहा है। ओके। कभी मतलब हर तरह से चुप्पी साध के कि अभी आ जाएगी, 2 घंटे में आ जाएगी, कल आ जाएगी, मंडे को आ जाएगी, इस तरीके की बातें। ओके। कभी मतलब प्रॉपर तरीके से हमको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया कि आपकी सैलरी क्यों डिले है। आज का जो प्रोटेस्ट करने का जो पर्पज़ था, वो आपने सवाल पूछा था शुरू में, वो मैं बता देता हूँ कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपका वेजेस नहीं मिलता, राइटफुल जो भी आपका वेजेस है वो आपको नहीं मिलता, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं होता, तो आपके बहुत सारे तरीके होते हैं, लीगल तरीके होते हैं। वो सारे तरीके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग मेल और मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि प्लीज़ ड्यूज़ हमारे क्लियर कर दीजिए। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तो फिर हमने 3-4 महीने के बाद में कोर्ट का रुख किया, जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है पूसा रोड पे, वहाँ पे हमने केस फाइल किया। उस केस में जो भी हियरिंग्स होती थी, 1-1, 2-2 महीने के बाद वहाँ डेट पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी हियरिंग पे विजन का कोई भी नुमाइंदा कभी नहीं गया, कोई एडवोकेट या कोई भी नहीं गया। तो ऐसा क्यों? मतलब ये तो होता ना कि ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई अजीब सी बात लग रही है मेरे को। बिल्कुल। अब ये मेरे तो समझ से बाहर है, थोड़ा सा मुझे एनलाइटन करो। कोई भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन होगा, पर्सन होगा, वो तो
सबसे ज़्यादा किससे डरता है? आज भी इस देश में कोर्ट की रिस्पेक्ट होती है। हाँ, मैं ऑडियंस को बता दूँ, 5 करोड़ मामले पेंडिंग है कोर्ट में। ठीक है, मुझे लगता है कि आपका रिस्पॉन्स इसलिए भी ना दिया जा रहा हो, क्या पता, कि 10-20 साल तक तुम खींचो। हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको ये उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो सुनवाई होगी। इस उम्मीद में करोड़ों अरबों लोग हैं इस देश के। नहीं, थोड़ा ट्रस्ट तो बनता है कि जैसे मान लीजिए अब हमारे साथ भी कोई वाकया हो जाए, तो कहाँ से हम लोग रिकोर्स लेंगे? कोर्ट तो हम जाएंगे बेसिकली ना, कि जो लीगल रूट है। बट उसमें मेरा कहने का मतलब ये थोड़ा फनी वे में था कि बहुत टाइम लगता है इसमें, है ना। तो हो सकता है कि जो डायरेक्टर हैं विजन आईएएस के, वो ये सोच रहे हो कि आप कब तक खींचेंगे, खींचो, है ना। पावरफुल लोग जो है ना इस टाइप से लॉज को तोड़ते मरोड़ते हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो सोचते हैं कि आप थक जाओगे केस कर करके। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है अनिल भाई। तरीका ये होता है कि जैसे आप कभी किसी कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं, तो उसमें आप, जैसे आप हमको मैंने आपके खिलाफ केस कर दिया, आप हमको परेशान करना चाहते हैं या मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ, तो जो पहली हियरिंग हुई आप उसमें नहीं जाएंगे। दूसरी हियरिंग हुई आप उसको भी डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तीसरी हियरिंग पे नहीं जाएंगे तो ये एक तरीके की कोर्ट की अवमानना हो जाती है, और कोर्ट उसको अवमानना समझ के आपके फेवर में वो केस एक्स पार्टी कर देता है। तो ये केस जो है लेबर कमिश्नर ऑफिस में मेरे फेवर में एक्स पार्टी भी हो गया है। लेकिन उसके बाद भी ये आज तक वहाँ पेमेंट नहीं हुआ है आपको। वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होते। पेमेंट तो बहुत दूर की बात है, पेमेंट तो अभी सोच ही नहीं रहे। पेमेंट तो मैं तब सोच रहा था जब कोर्ट का डिसीजन आएगा। कोर्ट के डिसीजन, कोर्ट की हियरिंग में ये कभी नहीं जाते। ऑर्डर पास हो गया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत पैसे वाले लोग हैं, हो सकता है सिस्टम को ये अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हाँ, हो सकता तो है। इनको लगता है कि हर चीज़ से ऊपर है। अच्छा, नहीं, इसको थोड़ा मामले को समझने के लिए हम इस टाइप से समझ सकते हैं, क्योंकि आप सिस्टम में रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिन आपको एग्जिट किए हुए नहीं है, बिल्कुल, तो आप एक स्टेक होल्डर हैं वहाँ के, है ना। और अभी तक आपको पेमेंट भी नहीं हुआ बेसिकली, तो आप सिस्टम को तो जानते हैं ही अंदर से। तो कि कितने लोग ऐसे होंगे जो इस ले ऑफ से या गलत टाइप के ले ऑफ से, है ना, कि लॉज को वायलेट करके ले ऑफ किया गया है, कितने लोग होंगे ऐसे जो अफेक्टेड होंगे कर्मचारी? एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ विजन की अगर बात करूं तो कम से कम 40 से 50 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। पर्सनली आप पर्सनली जानता हूँ कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, जिनको टर्मिनेट किया गया है, या जो लोग अभी मजबूरी में काम कर रहे हैं अंदर, उनको, उन सबको मिला के 50-60 लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली, जिनको मैं जानता हूँ कि इनको प्रॉब्लम हो रही है और इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो एक कंपनी में इतने कर्मचारी, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है, है ना, कि जो रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कि बहुत सारे कर्मचारी होंगे उसमें, तो इशू तो है ना। तो फिर जो स्टूडेंट है उनकी डीलिंग कैसे होती है अगर कर्मचारियों के साथ इतना मेजर इशू आ रहा है? तो गवर्नेंस का इशू होगा कंपनी का, बिल्कुल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। बिल्कुल, गवर्नेंस तो इशू है ही वहाँ पे। सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है कि एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एस्टेक कंपनी के तौर पर आप काम कर रहे हैं, आपका जो प्रायोरिटी, आपका जो मेन टास्क है वो होता है क्वालिटी एजुकेशन देना। क्वालिटी एजुकेशन आप कैसे इंश्योर करोगे? अच्छे टीचर रख के, अच्छे मेंटर्स रख के, अच्छे जो एक्सपर्ट्स होंगे जो आपकी कॉपी इवेलुएट करते होंगे, जो आपको गाइडेंस देते होंगे, उनको रख के, उनको अच्छा पेमेंट करके, उनको टाइमली पेमेंट करके। और जब ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, जब आप किसी टीचर को, जब आप किसी मेंटर को, किसी एक्सपर्ट को टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो एक तो उसके बैक ऑफ द माइंड ये चलता होगा कि यार पैसा नहीं आ रहा है, अगले महीने का रेंट कैसे देंगे। दिल्ली में सरवाइव करना अगर उसके साथ फैमिली है तो आसान तो नहीं है, और मुश्किल की कैटेगरी बढ़ती चली जाती है अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं तो, है ना। तो हर टीचर, हर मेंटर इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो आप सोचिए कि सुबह उठ के वो आता होगा कि यार शायद आज मेरी सैलरी आ जाए, और उसके पास स्टूडेंट खड़े हैं, तो सवाल पूछ रहे हैं, उनसे कोई मोटिवेट होने आ रहा है, वो किस तरीके से मोटिवेट करें? एक डिमोटिवेटेड टीचर, एक निराश टीचर या मेंटर, मेरी समझ में एक मरा हुआ छात्र, एक असफल छात्र पैदा करता है। अच्छा, एक अगर आपको इस पूरे इशू को, है ना, मैं बोलूँ कि 20 सेकंड में फिनिश करना है तो विजन आईएएस के लिए, है ना,
जो क्योंकि आप अफेक्टेड पार्टी हैं, बिल्कुल। तो 20 सेकंड में है ना आप कुछ बक सकते हैं। बकना मतलब नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव बकने का मतलब ये है कि उसमें पर्सनल चीज़ नहीं होता। अगर आपका पर्सनल हो जाएगा तो फिर हाँ। वो उसका कोई मतलब नहीं होता, आप हाँ। पर्सनल में डील कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट आते हैं हाँ। अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। पता नहीं कितने सपने होते होंगे, उनके सपने और उनकी फैमिली के सपने अगर जोड़ दिया जाए तो वो लाखों में चले जाते होंगे, अगर 1000 स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो। उन लाखों सपनों के साथ आप एक भद्दा मजाक कर रहे हो, ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ। उसका सिर्फ एक कारण है कि उन सपनों को संवारने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है। उसका कारण उनके टाइम पे पेमेंट ना होना। इससे ज़्यादा किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए क्या ही नेगेटिव होगा। नहीं, एक चीज़ और थी, मुझे अभी ध्यान आई है ना, कि वहाँ पे पुलिस वाले भी थे जब आप खड़े थे, है ना? वो वीडियो आज में मैंने किसी ने बनाया है उसमें, हाँ, है ना, और मुझे पर्सनली भी मिला वो वीडियो। वो क्या था सीन? वो दरअसल हम आपको 3 लोग डिटेन थे। किया गया? नहीं, डिटेन नहीं, डिटेन क्यों ही करेंगे, कोई ऐसा इलीगल काम हम लोग कर नहीं रहे थे और ना ही कभी करेंगे। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो ऐसा कुछ करने का सवाल ही नहीं बनता। हम लोग अपना राइटफुल जो भी हमारा हक है उसको मांगने के लिए आए। ऐसा सुन नहीं रहे हैं। मेल पे, मैसेजेस पे, कोर्ट केस करने के बाद भी, सोशल मीडिया पे कैंपेन करने के बाद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोगों ने सीधा इंटरेक्ट करने की कोशिश की, सीधा जो है ऑफलाइन एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है वो करने की कोशिश की। तो उसी सिलसिले में आज मैं 3 लोग जो थे साथ में, जो कलीग थे, उनकी भी सैलरी अभी बकाया है, तो हम तीनों लोग पोस्टर के साथ खड़े थे वहाँ पे। कोई यातायात बाधित नहीं कर रहे थे, किसी की पब्लिक, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं खड़े थे। चुपचाप खड़े होके अपना पोस्टर लेके खड़े थे और तपती गर्मी में 40-45 डिग्री टेम्परेचर में 2-2:30 बजे हम तो कोई डील नहीं हुई आपकी कि पेमेंट देंगे? सेंटर हेड को जब ये बात पता चली कि यहाँ पे नीचे 3-4 लोग खड़े हुए हैं, तो एक तो वो पहले सीधे इन्फॉर्म किए डायरेक्टर को कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी है। तो उन्होंने उनको मैसेज दिया, अजय सर ने मैसेज दिया, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको बोल दो कि सोशल मीडिया पे हमारे जो भी कंटेंट है उसको वो हटा ले, उसके बाद 24 घंटे में आपकी सैलरी पे कर दी जाएगी। ये किस टाइप की डील है? थोड़ी सी अजीब लग रही है मेरे को। अब इस डील पे मुझे हंसी आती है, इसलिए हंसी आती है कि जिस आदमी ने मैसेज भिजवाया उसको मैं पर्सनली मैसेज करता हूँ कि सर मेरी सैलरी दे दो, तो वो 24 घंटे नहीं, 24 दिन और 24 हफ्ते हो गए हैं, आज तक रिप्लाई नहीं किया। और तो फिर मैं कैसे उनकी बात पे भरोसा कर लूँ कि 24 घंटे में सैलरी आ जाएगी। फिर भी मैंने उनसे कहा कि आप जो है हमारा पेमेंट क्लियर कर दीजिए, हम 24 सेकंड में वीडियोस हटा लेंगे, उसमें क्या है। और ऐसा सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं, जो लोग अफेक्टेड हैं, उन लोगों ने केस भी वापस लिए हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि आप केस वापस ले लो, हम सैलरी दे देंगे। उन्होंने अपने केस वापस ले लिए। ये भी गलत है कंपनी की। एक उसके बाद भी पेमेंट नहीं हुआ उनका। मैं आपको थोड़ा सा एनलाइटन कर देता हूँ उसमें। जैसे एक तो ले ऑफ की पॉलिसी होती है ना, उसमें ये होता है कि एग्जैक्टली आप एडवांस पेमेंट करना होता है आपको, है ना। जैसे शायद 1 या 2 महीने का इस टाइप से कुछ होता है। बट कोई बहुत ही बुरी हालत में तो हो सकता है एडवांस ना करे, बट एटलीस्ट ये होता है कि जितना काम किया है उतना तो दो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और फिर आप टर्मिनेट भी कर दे रहे हो, और फिर उसका जो ड्यू है 6 महीने 8 महीने आपने काम भी करवा लिया है, तो इट कम्स अंडर द एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली। बिल्कुल। और फिर आप ये बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई इक्के दुक्का एग्जाम्पल हो, है ना। तो देयर आर मेजर इशू इन द कंपनी रिलेटेड टू द फाइनेंस, है ना। लॉ ऑफ द लैंड ठीक से काम करे तो इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है कंपनी की, बिल्कुल, है ना। और कॉरपोरेट गवर्नेंस में अगर बहुत बड़ी खामी पाई जाती है तो दिक्कत में आ सकती है कंपनी। डायरेक्टर भी जो है ना उसमें इवन जेल तक का प्रावधान है अगर आप गड़बड़ करते हो बहुत मेजर उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन जब इतने ये सारा चल रहा है मैंने, तो मैं आपसे है ना, आज आप आ ही गए अपनी समस्या सुनाने, इतना अच्छा। इसमें पुलिस वाला जो आपने एस्पेक्ट पूछा, तो उन्होंने जब ये बोला, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कोई बात। उन्होंने बोला कि 24 घंटे में आपकी सैलरी आ जाएगी अगर आप ये इसको हटा लेंगे। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, मैं भरोसा नहीं करता।
तो वो बोले कि पुलिस आ जाएगी, फिर आपको ये करना पड़ेगा, परेशान लेकिन होंगे। भरोसा क्यों नहीं करते? तो अच्छी बात है ना भाई, 24 घंटे में सैलरी आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार उनसे अप्रोच कर चुका हूँ, ओके, पर्सनली अप्रोच तो कर चुका ट्रस्ट हूँ। आपका टूट चुका है वहाँ। ट्रस्ट खत्म हो चुका है, पूरी तरह से ओके। खत्म हो चुका है। हाँ, तो वो अगर पेमेंट कर देते हैं तो हमको कोई भी चीज़ डिलीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और हमने कोई ऐसा इलीगल काम या कोई आपके ऊपर कोई फ्रॉड का या फिर हाँ, कोई कुछ इलीगल ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है ना। सिर्फ हमने डिमांड करी है अपनी सैलरी की, उसको हटाने में हमको कोई दिक्कत नहीं ये है। तो जब मैं केस भी, वापस ले हाँ, लिया है तो कंटेंट हटाने में क्या ये दिक्कत तो है। मैंने भी देखा कि आपका इस हम्म, टाइप का कुछ है नहीं, आप लोग बिल्कुल। जो डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी सैलरी को लेके कर रहे हैं। तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया, हाँ, उनको लगा कि डराएंगे धमकाएंगे और पुलिस इनको डिटेन करेगी या लेके हाँ, जाएगी, मारेगी पीटेगी, चले ओके, जाएंगे। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को हमने अपनी सारी बात बताई। पुलिस वाले भी इंसान हैं, उन्होंने हमको हाँ, अपना कानून बताया, हमने अपना राइट्स बताए। 2 लोग 3 लोग अगर शांतिपूर्वक किसी जगह पे खड़े हैं तो आप उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि ओके। ये कोई अराजकता नहीं है, ये कोई पब्लिक उसमें बाधा नहीं है यातायात में, ना फिर कोई भी लेकिन किसी भी लेकिन तरीके का भाई वो इंटरेक्शन आपकी नहीं बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो हम्म, और आप अपनी डिमांड के लिए किसी के ऑफिस के सामने खड़े हो, इट इज़ नॉट इलीगल एक्टिविटी। बिल्कुल आप राइटफुली अपना हक मांग रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल। और आप भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। इवन आपको स्पेस देना चाहिए बैठने के लिए। वो कंपनी वो इस सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, वो हम लोगों से ही चल रही है सबसे। बिल्कुल सही बात है। तो कर्मचारियों से, स्टूडेंट से, पब्लिक के मनी से चल रही है कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब ये नहीं होता डायरेक्टर उसका सब कुछ है उसके मुट्ठी में। बिल्कुल इवन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो सर्विस का मतलब ये होता है कि वो लोगों के लिए है। तो आप उसके कर्मचारी की कोई ग्रीवांस है तो आप इस टाइप से नहीं हटा सकते हैं कि आप पुलिस बुला लेंगे वहाँ पे, क्योंकि ड्यू है आपका। लेकिन इनका तरीका तो यही ये तो है, थ्रेटनिंग में आता है बेसिकली। इनका यही तरीका है। इनका तरीका मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक कलीग थे हमारे, अभी उन्होंने कांटेक्ट किया कि सर मेरी सैलरी इतने दिनों से बकाया थी, मेरा मेडिकल कुछ इशू आ गया, मैंने छुट्टी ले ली थी, उसके बाद मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेशन के बाद वो अपना ड्यूज़ क्लियर करने में थोड़ा टाइम उनको लग गया, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। तो उनकी सैलरी और पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर करने के बजाय 12 लाख का नोटिस दे दिया उनको कि आपने नो ड्यूज़ जो है 15 दिन बाद किया है, जबकि ये सैलरी 15 महीने से दबा के बैठे हैं। सोचिए, दिस इज बियॉन्ड मतलब इसको मतलब बेशर्मी के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं आ रहा इस समय। ठीक है, आपका पक्ष जो है बहुत ही जो एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, और वो बहुत ही सीरियस मैटर है। इनके इनकी जो हरकत कहूँगा मैं, हरकत ही सही शब्द है, क्योंकि ये कोई प्रोसीजर नहीं होता, ये हरकत है इनकी। कि एक और कलीग थे जो इसी तरह एक सेंटर हेड थे बेंगलोर में, गौरव प्रसाद नाम था उनका। जो सुसाइड का, बिल्कुल सुसाइड नहीं था, डेथ हो गई थी उनकी ब्रेन हेमरेज से। ओके। तो कुछ सुसाइड का भी है क्या? कुछ मतलब सुनने में आया था कुछ दिन नहीं, पहले। सुसाइड का तो नहीं है। मैं गौरव सर के केस की बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। अक्टूबर नवंबर की बात है ये शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कोई रिसेंट सुसाइड भी हुआ है? नहीं, सुसाइड का तो मुझे ध्यान में नहीं है। ओके, फिर मैंने हो सकता है किसी और का सुना, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं गौरव सर की बात करना चाहता हूँ। वो बेंगलोर के सेंटर हेड थे। 32-33 साल की एज होगी। उनकी वाइफ थी, अभी न्यूली मैरिड कपल थे, और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी 4 महीने की उस वक्त। ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी वजह से कुछ हुआ, मैं इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कुछ भी किसी भी तरीके का लीगल वो नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपकी कंपनी में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय की अचानक से डेथ हो जाती है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उसमें पहली जिम्मेदारी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मेरे अंडर कोई काम करता है तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी मिस हैपनिंग होती है, मान लीजिए फैमिली लॉस हो गया, तो अगर आपको पता चल जाता है आपके नॉलेज में, सपोज जब कंपनी बड़ी होती है तो ये हो सकता है कि पता ना रहे कि कौन है ना, किसको क्या लॉस हो गया डायरेक्टर को, लेकिन जब आपको पता चल जाता है तो पहली प्रायोरिटी ये है कि उसकी फैमिली से हम बातचीत करें, एम्पैथाइज करें, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या हेल्प की ज़रूरत है। आप कंपनी चला रहे हो ना, बिल्कुल, आप बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, मार्केट में आपकी ब्रांड है, तो सबसे
जो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन जो उसमें पक्ष है वो ये है कि परिवार के साथ में खड़ा होना। बिल्कुल सही बात है। आप कंपनी से अपना बड़ी बात तो मानवता, कम से कम आप वहाँ पे बिल्कुल। आपकी मानवता होनी चाहिए कि तो आपके लिए काम आप क्या कहना चाह रहे हैं उसमें वो ऐड कीजिए। तो बात ये थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक मानवता होनी चाहिए कि पूरे कंपनी को एज ए फैमिली उस फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे एकदम उल्टा हुआ। आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यहाँ से जो भी मैनेजमेंट बेंगलोर गया इस नाम पे कि हम सपोर्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, वहाँ जाने के बाद में इलाज करवाया गया, उनका इलाज का खर्चा दिया गया, सब कुछ हुआ। उनकी वाइफ के साथ कंपनी के जो भी एसेट थे उनकी वाइफ के पास, वो सारी चीज़ें जब्त कर ली गई कि उसका कोई मिसयूज़ ना कर ले। चलो ठीक है, ये भी हो गया। उनको अब ये होता है कि उनकी भी सैलरी बकाया थी, बहुत दिनों से बकाया थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सैलरी की वजह से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई भी रीज़न रहा होगा, या नेचुरल डेथ भी हो सकती है, जो भी रहा होगा। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक दायित्व बनता है कि उस दुखद परिस्थिति में आप परिवार के साथ खड़े रहिए। और आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फाइनेंशियली या इतना आप हेल्प कर दीजिए कि लोग उस सिचुएशन से कोप अप कर सकें, डील कर सकें। जब उनकी वाइफ ने ये बात उठाई कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में मेरे पति की डेथ हुई, किसी और के साथ ऐसा ना हो, उनका वीडियो मैंने भी देखा। हाँ, उसके लिए हम सारे लोगों ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च भी किया था। उसमें उनका वीडियो भी हमने चलाया था कि उनकी वाइफ रिक्वेस्ट कर रही है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, वो विजन आइए से रिक्वेस्ट करती है। ये सारी चीज़ें हुई, बोली गई, इसमें तो कुछ गलत नहीं लगता मुझे। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया किसी के ऊपर कि किसी ने मरवा दिया, ये कर दिया, या किसी और ने ऐसा नहीं कहा कि इनकी वजह से डेथ हुई, ऐसा किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। सिंपल सी बात थी कि सैलरी अगर एक फैक्टर है तो उसको क्लियर कर दिया जाए ताकि किसी और की वाइफ को या फैमिली को इतना सफ़र ना करना पड़े। जब उनकी वाइफ का वीडियो वायरल हुआ तो ये लोग उनके साथ सिंपैथाइज करने की बजाय उनके साथ कंप्रोमाइज़ करने लगे, समझौता करने लगे, प्रेशर डाल के कि आप जो है जो भी वीडियो आपने डाला है पब्लिक डोमेन में उसको डिलीट करो, तब हम आपको पैसे देंगे। ओके, ये पैसे ये तो जैसे आपके साथ हो रहा है वैसे ही हो गया कि पहले वीडियो डिलीट करो, उसके बाद में जो है आपको सैलरी देंगे। अगर आपको इमेज की इतनी फ़र्क है तो आपको काम अच्छा करना चाहिए, आपकी इमेज अपने आप सही हो जाएगी। आप इमेज सही करवाएंगे दबाव डाल के, धमकी देके, तो इमेज सही नहीं होती। देखिए भाई, ये तो गलती है ही रवि भाई, लेकिन आप मुझे बताओ, क्योंकि और भी कोचिंग चल रही है। देखो बाहर से तो कोचिंग क्या है, शानदार लग रही है कि बच्चे आ ही रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, एडवर्टीजमेंट चल ही रहा है, देख ही रहे हैं ना। क्योंकि ये पूरे कोचिंग इंडस्ट्री का मैनेज लगता है मुझे कि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जो रोटन पूरा का पूरा सिस्टम सड़ चुका है ना, कि कैसे वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो ठीक से ट्रीट नहीं होते हैं। वैसे हो सकता है ये इस कोचिंग इंडस्ट्री के बाहर भी हुआ था, बिल्कुल, है ना, बट हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं बेसिकली यूपीएससी के सेक्टर में। हाँ, तो ये दूसरे कोचिंग में भी हो रहा हो, क्योंकि एक्चुअल में कोचिंग का पूरा जो जिसको मॉडस ऑपरेंडी बोलो या तरीका बोलो काम करने का, वो एडवर्टीजमेंट बेस है और वो भीड़ को इकट्ठा करने वाला मॉडल है। वो वाला मॉडल नहीं है कि जो कोच होता है, जैसे मान लीजिए डांस सीखना है, म्यूजिक सीखना है, स्पोर्ट्स में जाना है, तो एक कोच बहुत सारे स्टूडेंट कैसे डील करेगा, एक कोच बहुत सारे प्लेयर को कैसे तैयार करेगा। तो थोड़ा सा ये समझो आप मुझे कि ये जो भीड़ है, क्या यहाँ पे रियल में एजुकेशन है, क्या इशू है? अनिल भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई पढ़ने आ रहा है और ज़्यादा मात्रा में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में टीचर होने चाहिए। हाँ, कॉमन सेंस तो। लेकिन होता क्या है कंपनियों में, कंपनी ही कहूँगा, कोचिंग या ट्यूशन या टीचर मैं नहीं कहना चाहता, मुझे पाप पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा टीचर होने चाहिए, यही सप्लाई एंड डिमांड होता है। लेकिन आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, एसटेक कंपनी में जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल विजन का ही नाम है, वाजीराम है, तो उसमें सबका नाम ले दीजिए, किसी का भी नाराज नहीं हो। नहीं, तो किसी के उसमें आप जाएंगे तो उसमें टीचर से ज़्यादा बिजनेस एंड डेवलपमेंट की टीम होगी, उसमें जो है आईटी टीम होगी, है ना, उसमें मैनेजमेंट की टीम होगी जो भीड़ को मैनेज करती है, मार्केटिंग सेल्स की टीम होगी, बिल्कुल। इवन सेल्स की टीम मैंने ऐसा देखा है कि
जैसे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, जैसे हम्म, 2000 लोग टोटल काम करते हैं, हम्म, तो 2000 में पता चले कि 200 सेल्स में, 100 मार्केटिंग में है, बिल्कुल 200 आईटी में है हाँ ना, एडमिन में भरे पड़े हैं 200, और एकेडमिक वाले कितने हैं बोलो, पता चले कि पूरा मिला के 2000 में 100 भी नहीं है। 100 भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 50 से भी कम होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कोचिंग में आप चले जाइए, 50 टीचर नहीं होंगे, हाँ नहीं लेकिन वो दावा करता है उसके हजारों स्टूडेंट हैं, और होते भी हैं। मैंने 800 हजार क्लासेस की बैचेस देखी हैं, हाँ, एक साथ 3 4 बैच एक दिन में चलती हैं, और सोचिए कि हजारों स्टूडेंट पढ़ते होंगे, लेकिन टीचर वही 1 या 2 या 3 होते होंगे दिन भर में। वैसे तो मैं ऑडियंस को ये बात जाननी है, मैं तो जानता ही हूँ, है ना, पता रहे सारी चीज़ें। तो ये जब इतने बड़े बैच आते हैं, है ना, क्योंकि गांव से भी बच्चे आ रहे हैं, अच्छे जो है एजुकेशन का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है बच्चों का। इवन आजकल तो ये भी कि 12वीं पास करके यूपीएससी कोचिंग कर लो, इवन फिल्म बना दी है इस टाइप की, है ना, 12वीं फेल, जिसको मिस सेलिंग होती है जिसके थ्रू, बिल्कुल बिल्कुल, कि 12वीं फेल है ना, 12th फेल इस टाइप 12th से, फेल, हाँ हाँ। 12th फेल, कि वो एक जो है ना ड्रीम सेलिंग टाइप होता है, हम्म, कि एक सपना दिखा दिया आपको कि अब हम्म, तुम जो है ना फीस जमा करवा दो। एक्चुअल में बिना टीचर स्टूडेंट रेशियो का तो आपने बता दिया, बट ये जो मेहनत है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना दृष्टिकोण ऑडियंस को दीजिए आप। जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो सपने बेचने वाली बात है, एक तरीके से ये हो गया कि अ, कहावत है हमारे यहाँ, गंजों के मोहल्ले में हाँ, कंघी बेचना। अच्छा, मेरा मोहल्ला भाई, है ना, मैं मेरे मोहल्ले में अकेला गंजा हूँ। ठीक है, तो मेरे मोहल्ले में कोई कंघी नहीं बिकती है ना, जो ये कंघी लानी होती है शॉप से लानी होती ये वही बात हो गई कि देखिए, सीटें यूपीएससी की सबको पता है, 1000 सीटें आती हैं, है। है ना, लेकिन एडमिशंस रिकॉर्ड तोड़ होते हैं, हजारों एडमिशंस होते हैं। हाँ हाँ वो ये जो बाकी जो टीम्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन्हीं का कारनामा होता है। हाँ, हजारों स्टूडेंट को सपने बेचते हैं, और वो सपने लेके चले आते हैं यहाँ पे, हम्म, लेकिन उनको कभी ये नहीं बताया जाता कि आईएएस बनना किसी कोचिंग में पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, कोई कोचिंग ये दावा नहीं कर सकता कि उसने उसको आईएएस बनाया है। आईएएस जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट बनता है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग पे बनता है, अपने दम पे बनता है। कोचिंग या बाकी जो लोग होते हैं, वो सिर्फ एक सपोर्ट का काम करते हैं। तो किसी मैं स्टूडेंट को खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि सपनों के पीछे मत भागिए, आप एटलीस्ट उस स्टेज तक, उस लेवल तक अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो नॉलेज है, उसको बढ़ाइए, उसको अटेंड करिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है आपका कॉलेज का जो एक्सपोजर है, आपका आपकी जो संगत है। कहते नहीं कि संगत अगर आपकी अच्छी होगी तो फिर आप अच्छा काम करेंगे। तो अगर आपको आईएएस बनना है, तो आपको उसी हिसाब से सोचना होता है, उसी हिसाब से आपका एक्सपोजर होना चाहिए। आप कॉलेज में एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, एकेडमिशियन के साथ अच्छा आपके संबंध होना चाहिए, है ना, अच्छे दोस्त होने चाहिए, आप अच्छा सिनेमा देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, तब एक आपका एक मिनिमम लेवल के अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और यूपीएससी भी जो मिनिमम क्राइटेरिया रखता है, वो ग्रेजुएशन रखता है। यहाँ पे सपने दिखाए जाते हैं, 12वीं के बाद बच्चे चले आते हैं, या फर्स्ट ईयर से ही वो तैयारी शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही आत्मघाती कदम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें सक्सेस नहीं होते, कुछ बच्चे हो सकता है सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, 4-5 बच्चे होते भी हैं, लेकिन ये इसको आप रूल नहीं बना सकते। तो आपका एक्सपोजर, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है, वो कॉलेज में होता है, और उसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए उसके पहले। थोड़ा सा इनपुट मैं दे देता हूँ इसमें, है ना, ये तो बहुत शानदार जो आपका जो है इनपुट है, हेल्प मिलेगी जो भी एस्पिरेंट हैं उनको, बहुत हेल्प मिलेगी। एक कोचिंग के अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि सिर्फ क्लास कर ली, कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं बैठ के, मास्टर से असाइनमेंट भी नहीं चेक करवा रहे हैं, है ना, बोले किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, बोले असाइनमेंट चेक कर देगा, कुछ नहीं होता, बोले आंसर राइटिंग करो। भाई दिन में तुमको 100 पेज लिखने हैं यूपीएससी में, है ना, अब 100 पेज टू द पॉइंट लिखने, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे उसके अंदर। और वो स्किल डेवलप होना, वो अच्छी एजुकेशन के बिना हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और ड्रीम सेलिंग में इशू है। इसमें इनपुट मेरा ये है कि एक जो सबसे बड़ी मिस सेलिंग होती है, वो होती है 1 दिन की टेस्ट सीरीज, 2 दिन की टेस्ट सीरीज, और एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाना। पैनलिस्ट बिठा लेते हैं, तो ताकि जब उसका सिलेक्शन हो
क्योंकि वो फाइनल स्टेज पे होता है बच्चा। वो तो और क्वेरी के लिए filter जैसे आता है और वैसे ही वो सारा डेटा हाँ, ले लेता वो मॉक इंटरव्यू देने एटलीस्ट 4-5 पैनल में 4-5 कोचिंग में जाता है। है। तो सारे उसकी एक तो फोटो छाप देते हैं जैसे सिलेक्शन होता है। हम्म, फिर सीसीपीए ने फाइन लगा दिया जिस कोचिंग से आप आ रहे हैं, है ना, मैं भी उसका पार्ट रहा था। तो हमें तो ये पता है कि कोई बच्चा सिलेक्शन लेता है उसमें पीछे कोई महानता नहीं छुपी है टीचर की, बिल्कुल। बट ये ऑडियंस को नहीं पता है। बच्चा अपने कारण बन रहा है, उसमें थोड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि कोचिंग का रोल नहीं है, लेकिन बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो ऐसे ही मुंह उठा के कोचिंग करने आ रहा है, तो उसका कोई एसेंस नहीं है कि 2 दिन का टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करवा के वो अच्छा क्वेश्चन बनाता है और फ्री में रखता है, तो सारे बच्चे जाके उसको ज्वाइन करते हैं और फिर उसकी वजह से जब सिलेक्शन हो जाता है नाम छाप देगा, बोले इस टेस्ट सीरीज का वो हिस्सा था। 2 दिन में आईएएस थोड़ी बन गया। आधा घंटे के मॉक इंटरव्यू में, 20 मिनट के मॉक इंटरव्यू में कोई आईएएस थोड़ी बन गया। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहे ऑडियंस को कि ऐसे आईएएस नहीं बनता है। तो आप कोई इस टाइप के टेस्ट होते हैं कि अभ्यास है, अनुभव है, या और कोचिंग के दूसरे टाइप के टेस्ट होते होंगे जिनको बहुत ग्लैमराइज कर दिया, हाइप कर दिया, है ना। कोचिंग का एक काम ग्लैमराइज करना होता है, हर चीज़ को, सिलेक्शन को ग्लैमराइज करना होता है। तो मोस्टली बच्चों की जो एजुकेशन जो आप बता रहे हैं, है ना, वो शानदार इनपुट है, बच्चों को हेल्प मिलेगी। एक चीज़ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि ठीक है, मतलब आप कोचिंग के रोल को ख़त्म नहीं कर सकते, है ना, लेकिन एक मिनिमम चीज़ तो होनी चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट किसी कोचिंग से एक्सपेक्ट कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट कहीं किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो एटलीस्ट उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस देना पड़ता है। वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए देने से पहले थोड़ा सा वो इंक्वायरी कर ले कि जो टीचर मुझे पढ़ाएगा क्या उसकी सैलरी टाइम पे आ रही है। बिल्कुल। जो मेंटर मुझे मोटिवेट करेगा क्या उसको टाइम पे सैलरी मिल रही है। जो बैकएंड पे लोग काम करते हैं, लेकिन ये पता कैसे करेगा स्टूडेंट? ये स्टूडेंट को पता करना चाहिए। स्टूडेंट बहुत बहुत शातिर होता है, मैं बताता हूँ, बहुत स्मार्ट होता है। शातिर शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, बच्चे बुरा मान जाएंगे। स्मार्ट होता है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। स्मार्ट होता है, नहीं अनफिल्टर्ड है, हमारा पता ही है। जब हम बातचीत करते हैं कुछ शब्द ऐसे नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी स्टूडेंट को बेवकूफ नहीं बना सकते बिल्कुल, अगर वो जब तक नहीं बनना चाहते। देखिए, अगर आप ठग नहीं है, हाँ, मैं बताता हूँ जेन्युइन सर्विस में क्या होता है। अगर आप ठग नहीं, आपको किस चीज का डर है? बिल्कुल, आप डायरेक्ट बताइए। बच्चे जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आके आपसे पूछे, जेन्युइन फीडबैक दे दीजिए कि बेटा लिख के देखो, है ना, ये पैटर्न है और तुम्हारी 6 महीने में कैपेसिटी बनती है, ठीक है। जेन्युइन फीडबैक दो ना भाई, तुमको फीस दी है उसने भरम में रखने के लिए थोड़ी दी है। वही बात है। इसी क्रम में जो मैं कहना चाहता था कि ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है आपको पता करने का कि भाई जो लोग मेरे लिए काम करेंगे वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कोचिंग का कंसेप्ट ही होता है बहुत पर्सनलाइज चीज़ होती है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक टीचर 200-300 स्टूडेंट को पढ़ाता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं आपसे मिस हो जाए, इसलिए लोग ट्यूशन लगाते हैं, इसलिए कोचिंग करते हैं। कॉलेज में 1000 रुपये फीस देते हैं, आप ट्यूशन में 1.5 लाख 2 लाख रुपये फीस दे रहे हैं। एटलीस्ट आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए जो वहाँ पे मिस हुई है। तो आपके साथ वो पर्सनलाइज कनेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है उस कोचिंग में। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। जैसे मान लीजिए कॉलेज में आप गुड एजुकेशन, ये इवन जिन्होंने गुड एजुकेशन ली है उनको भी दुविधा आएगी। जैसे सपोज एक IITian है, वो एक फिक्स सीट है उसके अंदर, एक कोई बेस्ड ह्यूमैनिटी के कॉलेज से पढ़ा है, जैसे DU के नॉर्थ कैंपस से पढ़ा है। सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए बच्चे ऑप्ट इन करते हैं जो ह्यूमैनिटी है। तो अगर वहाँ से पढ़ने वाला बच्चा शानदार बच्चा है और यहाँ से एक्सपेक्ट करता है ना कि वो डेडिकेटेड एफर्ट मेंटर का या उसको फीडबैक तुरंत मिलेगा उसका, और वो तो मिलता नहीं है क्योंकि टीचर तो क्लास लेके फुर हो जाता है। बताएगा नहीं ना, अनुभवी तो टीचर है ना। कोई थर्ड पार्टी रख के बोलेगा मेंटर है, ये मेंस लिख रहा है बच्चा, या तो वो अनुभवी हो
अनुभव के साथ में आदमी सीखता है ना। मेंटर भी है तो सपोज उसको 10 साल हो गए काम करते हुए, उसको 15 साल हो गए काम करते हुए, तो उसको कंटेंट को लेके एक अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल उसको मेंस लिखे हुए कैंडिडेट से ज्यादा एक्सपीरियंस है। अलग अलग बच्चों से होमवर्क कैसे करवाते हैं उसका एक्सपीरियंस है। जैसे ऐसे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी अच्छा मेंटर नहीं बन सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है उसका, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है। वो हो सकता है अपना प्रीजुडाइज थोप दें और बच्चे की तैयारी खराब हो गई उससे। सही बात है। तो ये थोड़ा सा जो इशू है ना इसमें, कि इसमें इस इशू का सोल्यूशन ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को टीचर स्टूडेंट रेशियो सही करना पड़ेगा। बाकी जो आपकी मार्केटिंग टीम है, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है, आईटी की टीम वो तो एजुकेशन में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप रख रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट है ये, हमको उस हिसाब से देख रहे हैं, मार्केट और कंज्यूमर के थोड़ा बहुत चल सकता है। जैसे एक प्राइवेट टीचर है तो उसकी विजिबिलिटी रहे। तो जो एक पहले कन्वेंशनल मेथड होता था कि भाई पोस्टर दे दिया, बच्चों को पता चल गया, बट रेलवे स्टेशन पे भी देख रहे हैं पोस्टर लगे हैं। जो नेशनल न्यूज़पेपर आता है उसमें कवर पेज भरे पड़े हैं डेली, कंटिन्यूअस, साल भर। तो इसका मतलब कुछ और है। एडवर्टीजमेंट का लाखों लाख 50 लाख रुपए उसका एक पेज का होता है। वो मैं बता देता हूँ आपको, वो मुझे नॉलेज है क्योंकि मैं बिजनेस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। एक रीजन का देने में 7 या 8 लाख रुपए एक रीजन का। अच्छा। हाँ, एक डेली में। जैसे द हिंदू में दोगे शायद इस टाइप का रेट, अब हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो। मैंने आज से 5-6 साल पहले पूछा था कि कितना क्या रेट इसका चल रहा है, तो उसका शायद उस वक्त 7 लाख रुपए था एक रीजन का एक दिन का, एक पेज का। हाँ, और आप साल भर देते हैं। और वो कोई किसी एक रीजन में नहीं, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनका तो पैन इंडिया अपने आप को बोलते हैं, तो ये पूरे देश में देते हैं। हाँ, ये मैगजीन्स में भी देते हैं, फिर सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं, इनका सोशल मीडिया पे भी ऐड चलता है, इनका रेलवे स्टेशन पे भी पोस्टर चलता है, मेट्रो में भी भरे पड़े। इतना पैसा कहाँ से आता है इनके पास? मुझे तो लगता है कि वो जो स्टूडेंट आते हैं बेचारे, जो सपना जो बेचा गया इतने पैसे खर्चे करके, वो वहीं से निकाले जाते हैं। वो सपने खरीद लिए बच्चों ने, वो पैसे आए, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल उनके लिए नहीं हो रहा है, वो उसी तरह से और भीड़ लाने के लिए हो रहा है। मैं सिर्फ स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 चीज़ें इंश्योर करो कि भाई जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो मेरे टीचर्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात कितने टीचर्स हैं, क्योंकि जो पढ़ाने वाला टीचर है वो तो 1000 बच्चों को डील नहीं कर सकता, उसके लिए मेंटर्स रखे जाएंगे, और एक मेंटर के को कम से कम 50 से 100 स्टूडेंट असाइन कर दिए जाते हैं। जब वो कहते हैं कि जब गर्दी चलती है, गर्दी का मतलब जब मेंस का एग्जाम आता है या प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो एक मेंटर के पीछे 100 स्टूडेंट होते हैं। ये तो 100 स्टूडेंट तो बहुत होते हैं। हम 10 स्टूडेंट को नहीं डील कर सकते। दिन भर में 10 स्टूडेंट को ढंग से अगर बात करना हो तो बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत एग्जॉस्टिंग काम होता है, और अगर आप पर्सनलाइज जरा सा भी करना चाहेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो रवि भाई, इतना जब मेहनत है, नेपाल में सरकार बदली थी जेएनजी मूवमेंट में, और उस मूवमेंट ने क्या किया कि सारी कोचिंग्स को ना बैन करवा दिया। ऐसे ये कोचिंग का मेहनत सिर्फ यूपीएससी में नहीं है, ये जैसे मान लीजिए आप आईआईटी के लिए जाते हो या आप जो मेडिकल की तैयारी करते हो कोटा के अंदर, बहुत बिगर लेवल पे इंडिया पे, क्योंकि एक डेफिसिट है एजुकेशन का। सरकार ने एजुकेशन पे काम किया नहीं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से कोचिंग एक नेसेसिटी बन गई कॉम्पिटिशन में, क्योंकि हमें क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इसके लिए फिर कोचिंग लेना आवश्यक हो जाता है। तो हम लोग बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन हैवी रेगुलेट तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते है ना, कि ये बड़े बैच ना चलाने दें हम। भाई कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप जो है ये सर्विस लेने दीजिए बच्चों को, जब तक एजुकेशन आप ठीक नहीं कर सकते। बट उसमें हैवी रेगुलेशन होना चाहिए ना, कि बच्चे बैठे हैं 500 बच्चे, चाहे वो एलन में बैठे हों, आकाश में बैठे हों, दृष्टि में बैठे हों, वाजीराम में बैठे हों, या कांटा एस में बैठे हों। बिल्कुल, क्यों जरूरी? जबकि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि हम बात करते हैं स्कूल्स में टीचर स्टूडेंट रेशियो की, ये स्कूल की बात हो रही है। ये तो इवन अधिनियम में वो है, लीगल है, हाँ, कि आपको मेंटेन, वो सरकार काम करती नहीं, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन हमारी डिमांड होती है, हम उम्मीद करते हैं कि स्कूल में टीचर स्टूडेंट रेशियो सही हो। कोचिंग तो और भी ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाता है। हाँ। अगर हम स्कूल में ये डिमांड करते हैं कि 50 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, 40 पे एक होना चाहिए, तो कोचिंग में जो बहुत ही पर्सनलाइज चीज़ है, वहाँ कम से कम
20 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 मेंटर्स कोच का होने मीनिंग चाहिए। तो यही होता है, बिल्कुल कोच या सिंपल सी बात ट्यूशन है। टीचर है ना, एजुकेशन में तो बोलेंगे। ये स्टूडेंट भी अपनी डिमांड खुद कर सकता है, क्योंकि वो पावरफुल है, फीस उधर से आ रही है। अगर वो ये इंश्योर करेगा, 2-3 चीज़ें इंश्योर कर लेगा, तो कोई भी हो वो मजबूर होगा इन सब चीज़ों को करने के लिए। रवि भाई, आपके साथ बातचीत करके है ना बहुत अच्छा लगा, और बातचीत बहुत शानदार रही है ना। बच्चों आपको बहुत हेल्प मिली होगी, जो भी एस्पिरेंट है और जो भी पेरेंट्स हैं और जो यूपीएससी में फ्यूचर में अपने बच्चों को भेजने वाले हैं ना, वो भी इन चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो ध्यान रखें, है ना। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना? ये बाहर अनफिल्टर्ड आती नहीं है ना। हम थोड़ा सा क्या है, अनफिल्टर्ड बात करने लग गए हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन देख लिया है, इसलिए हम लोगों से चुप नहीं बैठा जाता। अंतरात्मा हम लोगों की ठीक काम कर रही है अभी तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए रवि भाई, थैंक यू है ना। भाई। होपफुली हम बार बार मिलते रहेंगे, बिल्कुल। ऐसे ही कैंडिड कन्वर्सेशन हमारे आगे भी होते रहेंगे।